कल के क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। और कल हम लोग कल से सीख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी जो थी हमारे पास, है ना, उसका कैसे निकालते थे। कंटिन्यूअस बॉडी, इसमें बाबू, हाँ कंटिन्यूअस बॉडी, वो जो बाकी था उसके बाद कंटिन्यूअस बॉडी में एक आपके पास था यूनिफॉर्म रड, नहीं याद होगा आपको, यूनिफॉर्म रड था आपके पास। यूनिफॉर्म रड का मतलब ये हुआ, नहीं, हाँ यूनिफॉर्म रड का मतलब ये हुआ कि इसके पास जो ये था कांस्टेंट था, लैम्डा कांस्टेंट होगा, नहीं इसका जो लिनियर ये मास पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट होगा ना, यूनिफॉर्म रड। और यूनिफॉर्म रड का सेंटर ऑफ मास कितना आता था बाबू, अगर इसका लेंथ L हो यस इसका सेंटर ऑफ मास आता था एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मिडवे में, और ये होता था L/2। अगर इसका x y z कोऑर्डिनेट देखोगे, इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता था RCOM, नहीं x y z, तो सीधा x में भी L, ये सिर्फ x में लाई करेगा और y और z में नहीं होगा था। दूसरा हमारे पास था नॉन यूनिफॉर्म रड, था ना, एक रड था, रड हैविंग लेम्डा AX, एक रड है जिसका लेम्डा को क्या कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, नहीं जिसको मास डेंसिटी, लिनियर मास डेंसिटी कहते हैं। ये लिनियर मास डेंसिटी होता है, बता चुके थे, लिनियर मास डेंसिटी इसे कहते हैं, और जो कि होता है लेम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऐसे जेन्युइन होता है, लेकिन इस वक्त हम लोग इसको वेरिएबल एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। तो लेकिन इस केस में जब भी AX के फॉर्म में आता है, तो कल हम लोगों ने देखा था ये हमेशा 12/3 पे लाई करता था, इसका डेरिवेशन कर चुके थे, याद है आपको? नहीं, इसका ये मतलब होता था कि जो मास है ना बाबू, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे x = 0 से, ये मास की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, है ना, ये नहीं मतलब हुआ इसका, ऐसा कुछ क्या ये होता है इसका मतलब। तो इस वक्त जो इसकी ये आती है, जिधर हैवी मास होगा मतलब 2L/3 पे, इधर कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसका, नहीं 2L/3 पे, मतलब इसका जो पोजीशन होगा, क्योंकि रड है, रड मतलब 1D हुआ, आप याद रखिएगा जब भी रड होगा, रड मतलब 1D होगा, 1 डायमेंशनल होगा, सिर्फ उसमें लेंथ होगी, इसीलिए सेंटर ऑफ मास जो इसका होगा सिर्फ इसमें एक एक्सिस के अबाउट होगा 2L/3, और y और z एक्सिस के अबाउट इसके पास सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। नहीं रड है तो इसमें ये ज़्यादा नहीं है, बस एक लाइन जैसा है, ये हो चुका था। इसके बाद एक हमारे पास और था तीसरा, रिंग, नहीं जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, और इसे दूसरे शब्दों में सेमी सर्कुलर वायर भी कहा जाता था। अगर आपको याद होगा, हाँ सर, यहाँ पे जो 2L/3 जी बता रहे हैं, इसमें बस एक लाइन है, नहीं ये ना एक बस लाइन है आपके पास, जैसे ये तो हमने ज़्यादा कर दिए हैं, ये बस एक लाइन है, नहीं समझे बात को, आई ये बात सिर्फ एक लाइन है, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको ओरिजिन माना है, x = 0 इंडिकेट कर दिए, तो यहाँ से 2L/3 पे, क्लियर, रड है तो एक लाइन हुआ। और यहीं पे यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग जो है ना, इसे सेमी सर्कुलर वायर भी कहा गया बाबू, सेमी सर्कुलर वायर, S.C. वर्मा सर ने इसे सेमी सर्कुलर वायर कहा है, ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर वर्ड यूज किया गया। इसका यही मतलब हुआ कि जो रड था आपके पास, उस रड को आपने बैंड कर दिया, बस ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो आपको रिंग जैसा दिखेगा, लेकिन एक जो ओरिजिनल रिंग होता है उसमें R1 R2 होता है, जिसका सेंटर ऑफ मास कल हम बोले थे निकालना है आपको, आंसर बता देंगे आपको क्या होगा। सेमी सर्कुलर वायर होगा तो इसमें क्या होगा कि मास सिर्फ सरकमफ्रेंस पे स्प्रेड होगा, नहीं इसमें मास सिर्फ सरकमफ्रेंस पे स्प्रेड होगा। तो एक बात तो फिक्स है कि अगर हम सेंटर से सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से लोकेट करना चाहे तो सीधी सी बात है, सिमेट्रिकल जो पार्ट है वो एक्स में तो इसी एक्सिस पे लाई करेगी, है ना,
मतलब इसी एक्सिस पे लाई करेगी, मतलब x का वैल्यू 0 होगा ही ऑलरेडी। और ये होता था सर कितना, अगर आपको याद होगा तो यहां से कुछ ऊपर जाएंगे और ये होता था इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास, नहीं, और ये होता था कितना बाबू, 2r/π। ये वैल्यू होता था 2r/π। इसमें आपके पास क्या होगा, x तो 0 हो गया, ध्यान दो, इसमें x तो आपके पास क्या होगा, 0 हो गया, नहीं, x कोऑर्डिनेट आपके पास 0 हो गया, सिर्फ आपके पास y कोऑर्डिनेट होंगे और वो भी कितना होगा, 2r/π, और z कोऑर्डिनेट भी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा इसमें। ठीक है, गुड। अगर यहीं पे हम बात करें रिंग की, तो आपको याद होगा कि देखो रिंग में क्या होता है, जो ओरिजिनल रिंग है, जो रिंग का बता रहे हैं आपको, जो हम लोग एक्चुअली जो रिंग होगा सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर, और ये रिंग जो हम लोग देख रहे हैं, इनमें और इनमें फर्क क्या है ये समझिएगा। इनमें फर्क ये है कि मास जो है बहुत ही स्मॉल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सरकमफ्रेंस के अबाउट। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा थिकनेस आ गया, तो इसी तरीके से इसको भी ड्राइव करते हैं। तो सेमी सर्कुलर रिंग में होता क्या है कि बस इसमें थोड़ा सा ये थिकनेस आ गया आपके पास, दिख रहा है आपको, नहीं, ये थिकनेस आ जाती है। तो इस वक्त इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वही नहीं रहेगा सर, क्योंकि मास इस पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़ा ठीक है ये, है ना। तो अगर इसका रेडियस r1 हो, दिख रहा है ये वाला इनर पार्ट का, और ये आउटर रेडियस नहीं r2 हो, तब सेंटर ऑफ मास एक बात तो एग्जैक्ट है कि इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा, है, इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा, जहां भी हो ये होगा। सिर्फ आपका x तो ऑलरेडी 0 होने वाला है, तो इसका पोजीशन आपने अगर कैलकुलेट किया होगा तो आया होगा, नहीं तो तरीका यही चलता है, हम बस नोट करवा देते हैं, ये पूछा भी कम जाता है, तरीका यहीं से आता है। इसमें x होगा 0, क्या था 4/3π, डेरिवेशन इसका हम दे रखे हैं, तरीका आसान है, अगर आपने किया होगा तो देखा होगा, r2 पे पावर 3 माइनस r1 पे पावर 3 बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये रिजल्ट आया था। और इसमें जो ये कोऑर्डिनेट होगा y z वाला, ये भी 0 होगा। ये डेरिवेशन हम कर रखे हैं, आपको याद नहीं रखना, बस समझना था, ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग आते हैं आगे, हमारे पास होगा एक होगा हमारे पास, नंबर कितना हो गया, 5, यूनिफॉर्म हेमीस्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्म हेमीस्फेरिकल सेल। देखो याद रखिए, ये हेमीस्फेरिकल सेल शब्द को पकड़ना, सेल, इसको आप हॉलो स्फीयर भी कहते हैं। यूनिफॉर्म हेमीस्फेरिकल सेल वर्ड आएगा ना, तो सेल को हम लोग हॉलो स्फीयर कहते हैं। आप इसे यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर भी कह सकते हैं सर, हॉलो स्फीयर मतलब सेमी, ये हुआ क्या कहते हैं इसको, हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर हुआ, हॉलो हेमीस्फीयर, इसी को सेल भी कहा जाता है। आप इमेजिन करिए, कटोरा होता है ना, कटोरा, बस ये कटोरा हुआ आपका, नहीं, कटोरा वाला जो ये है आपका शेप, वही है होगा आपका हॉलो हेमीस्फीयर, आधा स्फीयर और अंदर खाली, बस मास कितना होगा, पूरे सरफेस पे लाई करेगा। तो जब इसका हम लोग निकालते हैं, इसको करने के तरीके जो होते हैं ना, वो रिंग वाला तरीका चलता है, ये वाला, हाँ, ये रिंग वाला मेथड से इसको करते हैं हम लोग। और देखो ये कटोरा है सर, ये कटोरा है जिसका मास पूरा यहाँ पे नहीं, इस पे और ऐसे, कटोरे में दिख रहा है ना कि मास कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये यहाँ से जब आप r/2 जाएंगे ऊपर x एक्सिस में रेडियस के अलोंग, तो आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। मतलब यहाँ भी आप कह सकते हैं इसका जो पोजीशन आएगा सेंटर ऑफ मास का, वो x में तो 0 होगा, y में बस लाई करेगा r/2 पे, और z में 0। आसान है, याद रखा जा सकता है। और यहीं पे सॉलिड, देखो
बोलोगे सर ये कंप्लीट हेमी स्फेयर ना हो के हॉलो स्फेयर हो तो क्या होगा? तो हॉलो स्फेयर है तो सेंटर पे ही होगा। अगर ये पूरा कटोरा कंप्लीट होगा तो सेंटर पे होगा, इसकी बात करनी नहीं है। अगर यहीं पे सॉलिड स्फेयर होता नहीं, कंप्लीट सॉलिड स्फेयर होता तब भी सेंटर ऑफ मास के सेंटर पे होता। तो हम लोग इसलिए हॉलो वाला पार्ट देख रहे हैं। एक और हो गया आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हॉलो नहीं होगा, इस बार सॉलिड हेमिस्फेयर। यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर। अब की बार जो होगा ये पूरा वाला मास आपका पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये वाला पूरा मास नहीं, ये पूरा मास आपके ओवर दी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर रेडियस इसका r हो तो ये आपको मिलेगा। ये भी कहीं सिमेट्रिकल पार्ट जो है y एक्सिस के अलाउंग ही कहीं ना कहीं होगा, है ना। यहां पे आपको मिलेगा और ये पोजीशन होता है 3r/8 सेंटर ऑफ मास। आपको x में तो 0, y में आपको मिल जाएगा 3r/8 और z में भी 0। ये एक हुआ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हॉलो ये वाला हुआ कटोरा जैसे कौन सा इसका, आप इमेजिन करिए ये कटोरा है, भरा हुआ है, कटा हुआ अंडा सरफेस पे कैसे लाई करेगा? यहाँ पे नहीं, सेंटर से ही थोड़ा ऊपर पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। नहीं, कटोरा है ना, नहीं, जैसे मान लीजिए ये अगर पूरा भरा हुआ है, नहीं ये पूरा हेमिस्फीयर होगा तो आप कह रहे हैं कहाँ पे? यहाँ पे नीचे, यहाँ पे सेंटर पे ना। वो तब होता जब ये पूरा कटोरा भरा रहता। देखो एक चीज और याद रखिएगा, अगर सिमेट्रिकल बॉडी हो, बॉडी सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल बॉडी मतलब सेंटर ऑफ मास के इधर भी उतना ही मास होना चाहिए जितना सेंटर ऑफ मास के उधर होता है। तो वही पॉइंट, ये कंसेप्ट आपको फ्लक्स में भी हेल्प करेगा। जो हम लोग क्लास 12th में फ्लक्स पढ़ेंगे वहां पे भी आपको ये हेल्प करेगा। तो आप ये बताइए, आप अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मान रहे तो इसके ऊपर जितना मास है क्या उसके नीचे उतना मास है? नहीं है। आप हर देखो सारे सिमेट्रिकल बॉडी है, आप अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ मान रहे तो इसके इधर जितना मास है इतना ही मास इधर वाला फीलिंग आ रहा है, इधर वाला फीलिंग आ रहा है। हाँ, अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ मान रहे तो इसके इधर जितना मास है, इस लाइन से इधर जितना मास है उधर ही मास है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मतलब सही है। समझ पा रहे बात को? उसी तरह से सेंटर ऑफ मास आप जहाँ यहाँ मान रहे हैं ना, इधर से इधर जितना मास होगा इधर से इधर भी उतना ही मास होगा। यही बात समझ में है ना। इधर ज्यादा मास है तो कम डिस्टेंस तक ज्यादा मास फैला हुआ, ज्यादा डिस्टेंस तक उतना मास को बैलेंस किया कि नहीं किया। तो सेंटर ऑफ मास का ये है। जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं इस पॉइंट पे आपको सेंटर ऑफ मास कहीं मिला, इस पॉइंट पे मिला ना आपको, यहाँ पे कहीं पे इस लाइन से इधर जितना मास है उधर उतना ही मास है, मतलब ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, ये तब होता सेंटर पे जब ये पूरा कटोरा कंप्लीट होता तो सेंटर पे होता, क्योंकि इससे इधर जितना मास होता इसके उधर भी उतना ही मास होता। पकड़ पा रहे बात को? ठीक है, ये चीजें हुई आपकी। दो छोटे छोटे फॉर्मूले और होंगे, उसको देख लेते हैं, फिर बाद में सबको एक साथ नोट कर लेंगे। ठीक है, तो एक होगा हमारा ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है, एक होगा ट्रायंगुलर लेमिना। अगला है 7 ट्रायंगुलर लेमिना। ये जो ट्रायंगुलर लेमिना है ये किसी भी टाइप के ट्रायंगल होंगे चलेगा, और स्पेशल टाइप के ट्रायंगल है वो भी करवाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, अगर ये साइड मान लो बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ये लेंथ कुछ और है, ये मान लीजिए इसका एल्टीट्यूड है हाइट, और इसे हमने यहां से बेस से डिस्टेंस हमने कर लिया है r मान लिया। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पे यही y एक्सिस के अबाउट कहीं होगा। इधर मास वाला फीलिंग इधर आना, इसी लाइन के अबाउट लग रहा है ना क्या? तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, और ये होता है सर, है तो थोड़ा मुश्किल इसको याद रखना, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये मिल जाएगा इस पॉइंट से या बेस से, नहीं फ्रॉम O
आपको ये मिल जाएगा पोजीशन, x में तो 0 ही दिख रहा है, y में आपको दिखेगा h/3 पे, z में 0। ये ट्रायंगुलर लेमिना है 1D, मतलब ये प्लेन सरफेस है, सिर्फ आई बात समझ में, सरफेस है, ये सॉलिड नहीं है, एरिया बस इसके पास है, ठीक है, इसके पास सिर्फ एरिया है। ये हो जाएगा आपको इतना। और यही ट्रायंगुलर लेमिना में अगर आपके पास एक स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो नहीं, अगर आपके पास यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म है बाबू, यूनिफॉर्म राइट ट्रायंगल आ जाए, जिसको हम लोग कहते हैं सीट भी कह सकते हैं, कभी कभी लेमिना होगा और कभी कभी सीट होगा। लेमिना का मतलब होता है सरफेस एरिया आ जाए उसमें, ठीक है। तो तब होता है क्या, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बताइए क्या सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा, एक ऐसा पॉइंट जहां से सिमेट्रिकल मास आपको मिले, तो ये कुछ x में भी होगा, अगर इस पॉइंट पे देखें तो कुछ x में भी और कुछ y में भी होगा, हाँ या ना? नहीं लगता आपको कि इधर भी कुछ होगा और y में भी कुछ होना चाहिए, यहां पे कहीं पे होना चाहिए, है ना? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या लग रहा है, इधर ही कहीं होगा ना। और ये पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ मास। अगर ये डिस्टेंस पूरा का पूरा a हो और ये डिस्टेंस आपका पूरा का पूरा अगर b हो, तो सेंटर ऑफ मास आपका 2a/3 - 2b/3 होगा। ये हो गया, ठीक है। नहीं, कल तो ये लिख ही लेते ना हम, कल ये वाला रिजल्ट तो लिखा हुआ था ना, इसे साफ कर सकते हैं, ये वाला रिजल्ट लिखा हुआ पहले से, ये वाला साफ कर सकते हैं, ये हुआ। अब एक आपके पास एक होगा कोनिकल लेमिना या कोन होगा, ठीक है, कोन होगा आपके पास, ये लिखा हुआ है कल का। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हॉलो कोन, एक यूनिफॉर्म हॉलो कोन होगा इस तरह का, मतलब इसमें जो मास है वो पूरे सिर्फ इसी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म हॉलो कोन। ये इसका अगर रेडियस हो और ये इसका हाइट हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा, इमेजिंग करिए ये सीट में बटेगा, चल रहे हैं तो इसका भी h/3 होता है, ठीक है, इसका भी हो जाएगा आपका कितना h/3 फ्रॉम बेस, यस h/3। इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो जाएगा x में, तो यहां से अगर ले रहे हैं तो x में 0 और ये हो जाएगा आपका h/3 पे, एक ये हो गया। हाँ, अगर यहीं पे सॉलिड कोन हो, यूनिफॉर्म सॉलिड कोन होगा, तब मतलब मास पूरा भरा हुआ है, उस वक्त इसका सेंटर ऑफ मास अगर ये h है, तब आपको मिलेगा h/4 पे। उस केस में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, x में तो 0 यहां से ले रहे हैं, तो ये बेस से h/4 पे मिलेगा। बढ़िया है, याद रखना आसान है, हॉलो कौन है h/3 और सॉलिड होगा तो h/4 पे। नोट कर लीजिए इसे, फटाफट नोट कर लीजिए इसे। अगला हेडिंग लगाएंगे। अब हम लोग अभी तक बस सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे थे, एक्चुअल में उसका काइनेमेटिक्स भी तो देखना होगा आपको। सेंटर ऑफ मास का क्यों कर रहे थे, क्योंकि ताकि पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन हो, उसकी वेलोसिटी हो, उस पर फोर्स लगे होंगे, उसे हम लोग कर सकें। एक रिजिड बॉडी पे पार्टिकल पे लगता था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तो उस वक्त अगर आप उस पर लगे, उसकी वेलोसिटी निकालें, उसका एक्सेलरेशन निकालें या उस पर फोर्स निकालें, तो आपको फिर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जरूरी था। अब उसका एप्लीकेशन मेनली पढ़ना तो हमें यही था, ठीक है। तो अब हम लोग लगाएंगे हेडिंग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन। ठीक, देखो आपने क्या सीखा है सर, आपने सीखा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है
दो तीन एरिया के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे, थिकनेस के बेसिस पे, लेकिन जनरल जो आता था वो M1R1 से आता था। नहीं, M1R1 प्लस M2R2 इस तरह से, और बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 ये होता था। ये R क्या है? पोजीशन वेक्टर है इसका। देखो ये चीजें वेक्टर में चलती है, याद रखिए, बार बार हम बताएंगे नहीं, ये वेक्टरली चल रही होती है। तो ये पोजीशन है इसका। नहीं, और आप ये हमें बताइए dr/dt क्या देता है? वेलोसिटी वेक्टर देगा। पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वेक्टर देगा, हाँ है ना। और साथ ही साथ तो अगर हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें बाबू, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो एज इट इज रहेगा। तो क्या ये DCOM समझ रहे हैं? ये क्या देगा? VCOM देगा। इन हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1V1 नहीं M2V2 क्या, और नीचे तो मास ही रहेगा कांस्टेंट। सिमिलरली आपको पता है कि dv फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर देता है प्लीज। तो इस हिसाब से हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं बाबू, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नहीं M1A1 प्लस M2A2 है ना। इसी तरह से देखो कितना आसान चीज है ये। हाँ, अब यूज करने आना चाहिए इसे। ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी, एकदम बिल्कुल क्लियर है नहीं कि ये कैसे वर्क कर रहा है क्या। अगर आपको वेलोसिटी, जिस तरह से आप पोजीशन निकालते थे उसी तरह से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और उसी तरह से आप इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम लोग बात अभी फोर्स पे नहीं करेंगे। देखो एक्सेलरेशन आया है तो फोर्स की बात भी होगी, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास पे भी आएगा, तो फोर्स की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। पहले कुछ सवाल इन पे कर लेते हैं। हाँ, तो वही फोर्स पे सवाल अलग से भी करना है हमें। पहला हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए, फिर फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। एक आसान सा सवाल ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है 10 kg की, ठीक है। इसकी ये बॉडी मान लो इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और इससे मान लीजिए कुछ सेपरेशन पे, जो कि हमें नहीं पता, ये दे रखा है मान लीजिए 5 kg का, और मान लीजिए ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। जब ये यहां पे होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। जब ये मोशन में आएगा तो सेंटर ऑफ मास क्या वही रहेगा? वहां एडजस्ट होगा, और साथ में वो भी मूव कर रहा होगा। इन दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा। हमें पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करें। सिंपल सी चीज है, क्या होगा भाई? साक्षात दिख रहा है क्या करना है आपको? क्या करना है इसका? देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1G1 प्लस M2V2 बाय M1 प्लस M2 यूज करेंगे। देखिए ये वेलोसिटी साइन के साथ आपको लेना है। M1 कितना? 10 इंटू 2। अगर ये डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, तो बताइए प्लस M2 5, और ये कितना होगा? -10। गुड, -10 होगा, और मास हो जाएगा 10 प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो 10 टू जा 20 माइनस 50 बाय 15, ये हो जाएगा -30 बाय 15, कुल मिला के -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझे, सेंटर ऑफ मास किधर मूव करेगा? हाँ, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड से। पकड़ पाए बात को सर? क्लियर है? वेरी गुड, नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ऐसे ना हो के सर, नहीं किसी एंगल पे हो, तो फिर ये कैसे वर्क करेगा? एग्जाम्पल के लिए इसे करेंगे सब लोग मिलके जल्दी से। ये मान लीजिए दस kg का एक ऑब्जेक्ट है, और ये इधर जा रहा है सर 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है।
जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, ये मान लीजिए 37 डिग्री, ठीक है। और एक बड़ी दूसरी है, ये भी मान लीजिए 10 kg का ही, और ये जा रहा है इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लेते ये भी 37 बना रहा है, ठीक है, 37 डिग्री। हमसे इस वक्त पूछा गया है कि फाइंड करना है आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्वाभाविक बात है कि इस वक्त आपको वेलोसिटी 1D नहीं मिल रहा है, 2D में मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में निकालनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में निकालनी पड़ेगी, फिर आप नेट वेलोसिटी निकालेंगे, हाँ या ना, ये ना होगा। नेट वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का आपको निकालना है, तो नेट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगी, एक एक्स में होगी और एक वाई में होगी। उसके बाद फिर आपको उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी नेट निकालनी पड़ेगी। तो आइए फटाफट कर लें। देखिए, आपको पता है कि ये जब रिजॉल्व होगा इस तरफ, इसके कंपोनेंट टूटेंगे और ये होगा 5 cos 37, यस और नो। 5 cos 37 का वैल्यू 4/5, बोलो कट्टो कट्टो, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड ये इस तरफ जाएगी और इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा बाबू, कितना होगा 5 sin 37, और ये हो जाएगा 5 3/5 मतलब 3, ये 3 मीटर पर सेकेंड होगा। गुड। इसी तरह से यहाँ भी इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो हमें लगता है ये हो जाएगा आपका 10 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, और ये हो जाएगा आपका कितना 8 मीटर पर सेकेंड, और इस तरफ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 sin 37 और sin 37 3/5, 5 2 इतना तो 3 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझ गए। अब आपको क्या करना है, अब वेलोसिटी आपको करना है सेंटर ऑफ मास का किधर, x के अलोंग, नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास x के अलोंग कितना हो जाएगा बाबू, नहीं, m1 v1 अलोंग x प्लस m2 v2 अलोंग x बाय m1 प्लस m2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो m1 कितना है 10, v1 अलोंग x कितना है बाबू 4, प्लस m2 कितना है अगेन 10, और v2 अलोंग x कितना है सर 8, बाय m1 m2 20। कोई दिक्कत, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 40 और 80 कितना हुआ 120, 80 और 40 से 120 से ना हुआ 20, ये हो गया तुम्हारा कितना 6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y करिएगा सर, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं, पहले ये बताइए। तो m1 v1 अलोंग y प्लस m2 v2 अलोंग y बाय m1 प्लस m2, इसे सॉल्व करने से कितना आया है सर m1, ध्यान दो m1 v1 बोल रहा है, तो v1 अलोंग y कितना है 3 है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, m2 10 है, हाँ देखो देखो बाबू, m2 v2 अलोंग y -6 यूज करेंगे ना, हाँ बस हो गया। अब तो बाय इतना, तो ये कुल मिला के कितना हो गया बाबू 30 और 60 कितना हुआ -30/20 कितना हुआ -1.5। बोलो कोई दिक्कत। अब आप समझ गए कि आगे क्या हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत बोलो तो बाबू। अब सुनो, अब क्या हुआ, ये तो सेंटर ऑफ मास का हाल है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास आपको दिखेगा कैसा, किस तरह से मोशन में दिखेगा बाबू, देखो तो जरा। ये सेंटर ऑफ मास अगर रहा, मान लीजिए ये 20 kg का हाल है ना, सेंटर ऑफ मास 20 kg, तो x में ये हमें दिखेगा इस तरफ से 6 मीटर पर सेकंड से जाते हुए, और नेगेटिव y में हमें दिख रहा है कितना -1.5 मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड से जाते हुए। तो कहीं इसकी वेलोसिटी इधर तो नहीं होगी, हाँ होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा। तो नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपकी कितनी हो जाएगी बाबू, नहीं ये हो जाएगा स्क्वायर रूट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x डायरेक्शन, नहीं, और प्लस स्क्वायर होता है ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y डायरेक्शन। इसको सॉल्व करेंगे, डाटा हमें लगता है ठीक ठाक आएगा, क्या नहीं आएगा, कोई बात नहीं। 36 प्लस कितना आया 3√17/2, ये हुआ i कैप माइनस j कैप, आएगा ना। खैर छोड़ो, या तो आप मैग्नीट्यूड लिख दो या तो tan थीटा निकाल लो, एंगल निकाल लो। आई कैप जे कैप के फॉर्म में अगर आंसर होगा तो क्या होगा प्लस आई कैप माइनस जे कैप, इसमें क्या होगा प्लस आई कैप माइनस जे कैप। या दूसरा अगर आप चाहें तो एंगल भी निकाल सकते हैं, कहां से, मान लीजिए tan थीटा यहां से करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 1.5/6, कोई बात नहीं, चौके 60 1/4, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4।
इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, समझ गए सर? नहीं, और यही सेम फॉर्मेट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होगा। हमें लगता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला मामला क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन में भी यही करेंगे और ज्यादा ज्यादा इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन इन्वॉल्व कर देंगे। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, कुछ इतनी टाइम में इतना एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इतनी टाइम में इतना एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, बताइए आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ऑल अप कर सकते हैं। इसमें काइनेमेटिक्स आप जितना मन करिए उतना लगा सकते हैं। मेन मैकेनिज्म क्लियर हो गया ना आपको? ये सब काम तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बस आपको ये करना था, ये सब काम तो पहले कर चुके हैं, है ना। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे फोर्स से रिलेटेड बातें। फोर्स लगाने के बाद फिर कुछ अच्छे सवाल होंगे जो कि कल, ठीक है, कल के क्लास में इस टॉपिक को करेंगे खत्म। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।